वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग नॉर्मली सिंटैक्स भी कहते हैं, सिंटैक्स भी कहा जाता है इसको। ऑडिबल हूँ मैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ सर। आप प्रॉपर? यस सर। हेलो? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? बोर्ड भी प्रॉपर दिख रहा है ना आपको? यस सर। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, जो नए लोग हैं वो भी समझ लें। मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा था और कैसे इसको फॉरवर्ड करेंगे आगे, तो कैसे फर्दर ले जाएंगे हम लोग, वो देखते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बहुत सिंपल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद एग्रीमेंट क्या है वर्ब के साथ कि वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर बोलो ही, तो ही के साथ क्या आ सकता है? सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज होता है, देन वाज होता है, देन डज होता है, हैज होता है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब वर्ब का एस और ईएस फॉर्म जो होता है, ये गोज, इज वॉज से समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ये जो है, ये जैसे मतलब गोज, कम्स, टेक, है ना, इस टाइप से आएगा वर्ड। तो वो भी आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है। ही गोज होता है या ही गो होता है? ही गोज टू स्कूल डेली, स्कूल डेली। ही गोज टू, ही कम्स लेट या ही कम लेट? He comes late. ही कम्स लेट, ठीक है। ही टेक्स a lot of time to recover. He takes a lot of time या he takes a lot of time? Takes. Take. तो मैं ना, he is going या he are going? और बता देता हूँ, चलो। सब सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब हमने पढ़ा था, प्लूरल सब्जेक्ट का क्या लगता है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं बोलूं दे, तो दे के साथ क्या क्या आ सकता है? इस की जगह पे आर, वाज की जगह पे वर आएगा, यहाँ पे डज की जगह पे डू आएगा, हैज की जगह पे हैव आएगा, और यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा। क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है यहाँ के हिसाब से? गो, कम, टेक। समझा आपको? दिख रहा, दिख रहा है नहीं? यस सर, ठीक है। अभी दिख रहा सबको? हाँ। ठीक है, तो यहाँ ये चीज हमें समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट था सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ही इज गोइंग या ही आर गोइंग? Is going. He is going. ठीक है, और दे आर गोइंग या दे इज गोइंग? They are They going. are. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लाएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, अगर आप चाहो तो लिख लो ये चीज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन आपको काफी जगह काम आएगा। ये आपके चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, इवन एमपीएससी की सीटेट में पेपर होता है, वहाँ पे आपका जो कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी मराठी आता है, वहाँ पे भी रहेगा। यूपीएससी में जो इंग्लिश का पेपर है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत मैटर करता है। इसलिए नहीं क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ क्या रहेगा, जब आप लिखोगे ना,
अगर आपको वर्ब समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा कि कहाँ क्या लगाना चाहिए, वहाँ नंबर कटते हैं उस चीज के। तो इट इज हेल्पफुल। इंग्लिश सब जगह कॉमन है, इंग्लिश में चेंजेस नहीं है, बस वही है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सबका सेम है, ग्रामर सबका सेम है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी एग्जाम हो। बहुत से लोग गलत करते हैं, यहाँ तो बहुत सिंपल लग रहा है, कितना आसान तो है सर, ये क्या बच्चे से पढ़ा रहे हो आप, लेकिन अभी आपसे पूछो क्वेश्चन ना तो वहां पर अटक जाओगे आप। ये सिंपल लिया इसलिए आपको समझ में आ रहा है। ही वॉज गोइंग देयर या ही वर गोइंग देयर, क्या आएगा? He was. He was. और ये ही गोज टू स्कूल, यहाँ क्या आएगा? ही गोज टू स्कूल डेली, गोज टू स्कूल डेली, या ही गो टू स्कूल, Goes. Goes. दे गो टू स्कूल डेली, या दे गोज टू स्कूल डेली? Go. The go Yeah. to school daily. क्या है आपको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, और sir. सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं? इज, ठीक है, वॉज, डज, हैज, वर्ब का फिफ्थ, ये 5 जो है सिंगुलर वर्ब है, ये 5 प्लूरल वर्ब है। इसके अलावा कोई भी वर्ब सिंगुलर प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, उसके साथ लगेगा तो वो लगेगा जो कॉमन होगा, बस कोई कौन सा लग सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि विल भी तो वर्ब है ना, अब यहाँ पे क्या आएगा? आई भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो, दे भी लगा सकते हो। आई विल गो देयर, ही विल गो देयर, दे विल गो देयर, सब चलेगा, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? आई विल गो देयर, ही विल गो देयर, दे विल गो देयर, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर मैं बोलूं कि had, तो आई हैड डन दैट, ही हैड डन दैट, दे हैड डन दैट, होता ही नहीं होता है। होता है। होता है sir. जैसे बोलो कि डिड, डिड, तो आई डिड दिस वर्क, दे डिड दिस वर्क, ही डिड दिस वर्क, तीनों सही है। तो यहाँ पे इनका सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इन वर्ब को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा ऐसा वर्ब है सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही है, मतलब वो लग ही सकता है, जो कॉमन नहीं, सिर्फ सिंगुलर साथ ही लगते हैं, वो ये 5 है, सिंगुलर साथ लगने वाले ये 5। ये क्लियर है? बाकी जितने वर्ब है सब कॉमन, दोनों के साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, इवन आई के साथ भी लगा सकते हो आप। ये समझ में आया? रूल नंबर 1, ये हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, रूल नंबर 1 भी था, और ये बेसिक था पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है। लेकिन आपको पता है कि एग्रीमेंट बहुत आसान होता है बनाना, बट एग्रीमेंट बन जाता है, बड़ा आसान लगता है, लेकिन बाद में दिक्कत कब आती है, कब मालूम पड़ता है कि एग्रीमेंट टेढ़ा है? जैसे आपने मान लो जमीन खरीदा और मैंने एग्रीमेंट बना दिया कि भाई जमीन आपसे, मेरा या तुम्हारा जैसा भी है, ले लिया हमने, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट बहुत सिंपल था, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे जमीन दिया, लेकिन आप क्या करा आपने कि आप एक दूसरा बंदा आया और वो एक और एग्रीमेंट लेके आ गया, बोला भाई जमीन तो मेरी है। अब वहां क्या करो? अब जाओ कोर्ट में लड़ो, जमीन किसकी है, कैसे प्रूफ करो जमीन मेरी है या तुम्हारी है? भाई आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके वो भी एक एग्रीमेंट लेके आ गया, तो कोर्ट प्रूफ करेगी ना कि जमीन किसकी है। यहाँ भी ऐसा ही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सिंपल लग रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बट जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इतना टिपिकल हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मान लो वर्ब को दिक्कत नहीं आती, वर्ब तो बहुत क्लियर हो गया आपके दिमाग में, ये 5 होंगे सिंगुलर, ये 5 होंगे तो प्लूरल। दिक्कत ये सब्जेक्ट को लेके होता है, हमको समझ में ही नहीं आता ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ बड़ा सिंपल लग रहा है, ही सी इट है तो क्या हुआ? सिंगुलर है। मोहन सोहन रोहन है तो क्या हुआ? सिंगुलर है। आई यू वी दे जितने भी हैं, और माय फ्रेंड्स माय रिलेटिव्स, ये सब प्लूरल है, एक से ज्यादा है। बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहाँ हम घूम जाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। और कई बार इतने दूर जाके लिखना पड़ता है कि और भूल जाते हैं क्या। जैसे अगर मैं बोलूँ, चलो ये रब कर दूंगा, ये लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? जो नए पुराने जो भी हैं, सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई डाउट है तो आप बीच में रोक के मुझसे Yes. Yes, sir. Yes. बीच में रोक के पूछ सकते हो आप। नथिंग टू डू चैट एंड ऑल थिंग, चैट में टॉपिक ऑनलाइन ऐसा पढ़ा जाता है, आपको अधिकार नहीं है बोलने का, ये पूरा अधिकार देता है।
द राइट पूरा बोल सर ऑडियो में इश्यू आ रहा है हल्का हल्का। अभी आ रही है वॉइस? यस सर, अभी अच्छे से आ रही है। आ रहा है ना? हाँ तो मुझे बता दिया करो, वॉइस हो या वीडियो, कई बार क्या नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होता है तो भी दिक्कत होता है। कभी समझ में आया सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब रहेगा। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था हमने? रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था हमने? When two or more than two singular subjects are joined by and। यदि मैं कहता हूँ कि 2 सब्जेक्ट हैं, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, चलो ये तो मैं बता ही रहा हूँ, मैं आपको बता रहा था एग्जाम में जो होता है वो दिक्कत कहाँ पे आता है। जैसा अगर लिखा हुआ है he is Mohan one of my friends who, यहाँ पे is या are, यहाँ अटक जाता है क्योंकि अब यह कहानी यहाँ छूट गई। ही इज मोहन, ये मोहन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरा एक दोस्त। अब ये कहानी हो गई बीच में इसके मोहन के बारे में, ठीक है। हु इज गोइंग टू अमेरिका, या हु आर गोइंग टू अमेरिका। is तो ये थोड़ा समझ में आ गया, इंग्लिश थोड़ी अच्छी है आपकी। तो ही इज मोहन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज गोइंग टू अमेरिका। बट कई लोग क्या होते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स को देखते हैं और रूल है कि हु के पहले जो एंटीसीडेंट में जो नाउन लगा रहता है उसी हिसाब से वर्ब को लगाया जाता है, ये रूल है। जैसे दे, हु आर, ही, हु इज, ऐसा होता है कि नहीं होता है? yes sir। ठीक है ना। तो जो एंटीसीडेंट में नाउन या प्रोनाउन लगा रहता है उसके हिसाब से वर्ब आता है आगे वाला। तो यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू अमेरिका, तो इट इज ही इज मोहन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू अमेरिका। वैसे कर लेते हैं कई लोग, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स दिखा ना, फ्रेंड्स से क्या आएगा, प्लूरल आर आएगा। तो वहां पे हम लोग भूल जाते हैं कि इधर हमने मोहन, सब्जेक्ट हमारा मोहन था, हम भूल जाते हैं, हमें लगता है सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, हम सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं, वही दिक्कत होती है इसमें। समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपसे? Yes, और ये तो sir. yes sir। हाँ, वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पूरी एक लाइन चलती है अच्छी खासी, और उसके बाद यहाँ पे आके वो वर्ब आ जाता है। तब तक हम भूल चुके होते हैं पीछे कोई सब्जेक्ट भी था हमारा, हमें लगता है इधर बाजू में सब्जेक्ट है उसी हिसाब से वर्ब लगाना है, और बिल्कुल सही भी लगता है पढ़ने में हमको। अगर यहाँ से पढ़ो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू अमेरिका, सही लग रहा नहीं लग रहा? यस तो यही दिक्कत होता है, हम सब्जेक्ट भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट था क्या। चलो एनीवे, सेकंड रूल क्या पढ़ा था हमने? लेट्स रिवाइज अ बिट। सेकंड रूल क्या पढ़ा था? यदि 2 सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 एंड लगा दो बीच में और फिर सब्जेक्ट 2। अगर 2 सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, और 2 नाउन सब्जेक्ट हो, बीच में एंड से जुड़ा हुआ हो, तो वर्ब कौन सा होता है? प्लूरल वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? प्लूरल। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम एंड श्याम बोला आपने, 2 सब्जेक्ट हैं, 2 नाउन है, बीच में एंड लगा हुआ है, तो वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब। ठीक है। इसमें एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आपको, ये तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। जैसे टू
and 2, 2 and 2 make या makes 4? Makes. make, Make. मतलब Makes. make, First. Second. Second. 2 and 2 make 4. ये first, full first, First, sir, make. first Make, है, sir. First. make आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था एक एस और ये Plural. इस वाला क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है, मालूम है ना? ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म yes, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ लगता है। जब मैं कह रहा हूँ कि एंड जो है, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा हुआ है तो ये हम लोग सब्जेक्ट क्या मानते हैं? हम लोग इसको प्लूरल। तो वर्ब कौन सा लगता है? जैसे ये दो सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट मिला के एंड लगा हुआ है तो दोनों सब्जेक्ट क्या मानते हैं हम लोग? प्लूरल। वर्ब कौन सा लगता है? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या है? मेक है कि मेक्स है? बताओ। Make. प्लूरल वर्ब make, मेक, इसलिए मेक आएगा आंसर। लेकिन बोलते समय बोलते हैं, मालूम है? 2 and 2 makes 4। ज्यादातर बातचीत में लोग ऐसी बात करते हैं। कोलिक्वल लैंग्वेज जब हम बातचीत करते हैं इससे 4 and 4 makes 8, ऐसे बात करते हैं हम लोग। मतलब मेक की जगह मेक्स बोल देते हैं, लेकिन गलत है ये। अभी समझा क्यों गलत है ये? कि 2 and 2 जो है दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों को कंबाइन किया हमने एंड से। जब एंड से दो चीजें जुड़ती हैं, दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, ना कि सिंगुलर होता है। क्लियर है कंसेप्ट सेकंड रूल का भी? Yes. yes, ये बहुत Yes, इंपॉर्टेंट आता है और इसमें घूम जाते हैं लोग, ज्यादातर मैक्स लगा के आते हैं और ये एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलो अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे एंड वाले में सेकंड रूल का ही है। अभी सेकंड रूल में ही अगर मैं लिखता हूं दो सब्जेक्ट हैं और एक में द लगा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब यहाँ बताओ मुझे, इज या आर कमिंग? R, R. R, R. R. द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब देखो यहीं पे दिक्कत हो जाती है जब ये एंड लगा हो। पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बात ये बताओ, यहाँ पे द लगा हुआ है आर्टिकल और यहाँ कुछ लगा है क्या इसके पहले? नहीं। no, नहीं। जब नहीं। पहले द लगा पहले सब्जेक्ट के साथ और दूसरे सब्जेक्ट के साथ द ना लगा हो, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है और टीचर है तो एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। अब देखो अटकता ना, यहाँ पे यही दिक्कत हो जाती है। हमको सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, वो आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो फिर क्या होगा? इज या आर कमिंग? R. R, R. अब जब द लगा हुआ है इसमें तो क्या हुआ? दो अलग अलग व्यक्ति, प्रिंसिपल अलग है टीचर अलग है, तो क्या आएगा? आर कमिंग। ये थर्ड रूल था, सेकंड रूल का एक पार्ट है। ये नोट डाउन करके डाल देना, ये भी नोट कर लेना। सेकंड रूल तो है ये कि मतलब जब एंड लगा हो तो प्लूरल वर्ब होता है, बट यहाँ पे देखो एंड लगा हुआ है, प्लूरल नहीं हो रहा है एक केस में, जहाँ पे पहले वाले के साथ द लगा आर्टिकल, दूसरे के साथ द नहीं लगा, दो अलग अलग है। लेकिन अब यही दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, प्रिंसिपल एंड स्टाफ इज या आर ऑन लीव। अब यहाँ बताओ। R. R, प्रिंसिपल और स्टाफ सर अलग अलग सब्जेक्ट है। is, ये सब्जेक्ट, लेकिन सर वॉइस नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ।
मैं बोल रहा हूँ द प्रिंसिपल एक आदमी है, स्टाफ द टीचर एक आदमी, ठीक है, तो दोनों मिला के एक आदमी हो सकता, प्रिंसिपल टीचर हो सकता है, बट अकेला प्रिंसिपल स्टाफ तो नहीं बन सकता। तो भले ही यहाँ पे द राइट ना सर। हो, भले ही यहाँ पे द ना लगा हो, फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, आर। स्टाफ नहीं हो सकता, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं हो सकता, स्टाफ नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा दिमाग ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रखना पड़ेगा, क्या पूछा क्या है, ऐसे घुमाने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि आपने अगर ये रूल पढ़ लिया फिर यहाँ आकर अटक जाओगे, तो यहाँ आपको द ढूंढोगे, द है ही नहीं, तो फिर आप इस पे टिक मार के चले जाते हो। रूल्स ग्रामर के बुक में जो लिखे रहते हैं ना, वो अटकाने वाले लिखे रहते हैं, ग्रामर बुक में बहुत अच्छे से नहीं दिया जाता, मैं देखा हूँ, मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं ग्रामर की, ढंग से नहीं देते वो लोग, बस बता देते हैं ऐसा रूल है। अब आपको ये रूल मैंने बता दिया कि एंड लगा हो तो प्लूरल आता है, अब फिर उठा के मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया। अब फिर मैंने ये बता दिया कि पहले वाले के साथ द आता है, दूसरे वाले के साथ द आता है, तो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ क्या, मैंने पहले वाले के साथ डाला, दूसरा द नहीं लगा, फिर भी मैंने आर लगा दिया। समझा आपको रूल क्या होता है? रूल एक लिमिट तक दिया जाता है, बाद में समझाते नहीं होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, मैंने कब को कौन कौन से कंडीशन में क्या क्या होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट, क्या वो एक आदमी हो सकते हैं क्या? यदि वो एक आदमी हो सकते हैं तो सिंगुलर वर्ब होगा। यदि वो एक आदमी नहीं हो सकते हैं तो, या एक चीज नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। समझ में आया आपको? Yes. आवाज आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी? Yes, sir. Are yes. तो बता दिया अगर बाबा हाँ ना बोलो, समझ में आया। लिख लिया आपने ये? हाँ sir. Yes, sir. ओके, दिस वाज सेकंड रूल आई थिंक, राइट? थर्ड। थर्ड था? ओके, चलो। नो सर, 2 सेकंड ही चल रहा था। सेकंड चल रहा था क्या? नहीं, बट भी थर्ड थर्ड है। थर्ड रूल का आपने ये थर्ड लिया है, था। टू सिंगुलर नाउन refers to the same person. अच्छा, ये टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वो वाला था ना? Yes. ठीक है। रूल नंबर 4। Yes. अभी मैं वो पूरा लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ मैं। जो नए लोग हैं उनको टेंशन ना लें, उनको मैं बता दूंगा आगे। बाकी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बने उनसे। तो थ्योरी से कोई मतलब भी नहीं है वैसे भी बहुत ज्यादा। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इससे थ्योरी लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है? अब मैंने कहा था कि अगर दो सेंटेंस को जोड़ा जाए किसी से, एज वेल एज, कौन कौन से वर्ड बोले थे मैंने? एज वेल एज, और बताओ? along with, Along with. अलॉन्ग विद, together with, टुगेदर विद, beside, हम्म, including, also- excluding, बिसाइड, और Like. including, Like. इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, और बताओ? इंक्लूडिंग, like, unlike, इंक्लूडिंग, और बोलो? अनलाइक, और But- बोलो? But also बट ऑल्सो नहीं है, यहाँ पे नहीं था वो। governed by, हाँ, lead by, governed by, guided by, controlled by, कंपनीड बाय, गवर्न, और हेडेड बाय, In addition to. rather than, In addition to. in addition to, led by, in addition to, then guided by, rather than, rather than, guided by, rather than, rather than, Guide by. हाँ? Not, sir, not. नॉट, अकेला नॉट आए, एक्सेट्रा, और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं एक्सेट्रा। अगर ये ऐसा इतने लिखा था। इन ए सेंटेंस, मतलब सिंपल लिख लो कि इफ टू सब्जेक्ट आर
ज्वाइंड बाय, अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है इन वर्ड्स के साथ, अगर इन वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? then the verb is used, then the verb is used as per the first subject of the sentence. यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए इनके साथ, as well as, along with, together with, beside, including, excluding, like, unlike, accompanied by, governed by, headed by, led by, in addition to, guided by, rather than, not, etc., then the verb is used as per the first subject of the sentence. तो verb जो होगा वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। ये दो सब्जेक्ट होंगे ना, पहला और दूसरा, तो दोनों के बीच में ये लगा रहेगा, तो आपका जो वर्ब होगा वो किसके हिसाब से लगेगा? पहले वाले के हिसाब से लगेगा, पहला सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैं समझाता हूँ एग्जांपल, ये लिख लो पहले, आप लिख लिया आपने? Yes. Yes, sir. लिख लिया, सबने लिख लिया? सर Yes, ये का लाइन बचा है, एक मिनट। लिख लो, लिख सर लो। सर along with के बाद कौन सा वर्ड है? कौन सा? Along with. ये टुगेदर विथ। Okay, sir. Thank you. Together with, beside, including, excluding, like, unlike, accompanied by, governed by, headed by, led by, in addition to, guided by, rather than, or not, etc. Then the verb is used as per the first subject of the sentence. हो गया सर। हो गया? हाँ सर। चलो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। आई नो दिस इज द रिपीटेशन, बट रिपीटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब वैसे भी आज पॉसिबल है थोड़ा रिपीट करना, क्योंकि 4-5 ही हुए थे लास्ट टाइम, आगे तो रिपीट करना वैसे ही पॉसिबल है 1x पार्ट में। तो रूल नंबर 4 में एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एग्जांपल क्या बताया था बताओ? The chef with all his men was a war measure. The chief with all his men, all his men क्या हो गया? प्लूरल हो गया, और द chief क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? was या were measured? Was. Was sir. was आएगा। क्यों आएगा? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, क्योंकि Yes. बीच में क्या हुआ है? with। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. Yes. Mohan, along with his friends, is या are coming for the party. Is. is लेकिन नॉर्मली आप पहले बोलते थे, क्या बोलते थे? मोहन भी है, along with साथ साथ उसके दोस्त लोग भी हैं, तो क्या आना चाहिए? are आपको समझ में आता है इज आएगा। क्यों आएगा? मोहन के हिसाब से आएगा, क्योंकि थोड़ा बीच में हिज फ्रेंड, मतलब दो सब्जेक्ट है मोहन और हिज फ्रेंड, उनके बीच में लगा हुआ along with। जब along with लगा हो तो जो वर्ब होता है वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। अब समझ में आ रहा है एग्जाम में गलती क्या करते हो आप लोग? हाँ। क्योंकि उनको लगता है मोहन भी है और साथ साथ उसके दोस्त लोग भी हैं। दोस्त भी नहीं, दोस्त लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, फिर तो प्लूरल हो गया ना, एक से ज्यादा हो गया तो फिर तो आर आएगा ही। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स के हिसाब से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, बिकॉज दिस इज द राइट वे ऑफ गिविंग द आंसर। बिकॉज मोहन अलॉन्ग विद फ्रेंड्स में हमारा स्ट्रेस जो होता है, एम्फेसाइज हम कर रहे हैं किसमें? मोहन पे, तो मोहन के हिसाब से वर्ब आता है। एक्चुअली रूल ये है कि द सब्जेक्ट ऑन विच वी एम्फेसाइज अ लॉट, द सब्जेक्ट ऑन विच वी एम्फेसाइज अ लॉट, वी पुट द वर्ब एज पर द एम्फेसाइजिंग सब्जेक्ट। दिस इज द रूल। बट उतना याद रहेगा नहीं कि एम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं, तो पढ़ते रह जाओगे, इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, घूम जाएगा दिमाग। बेटर है कि याद कर लोगे अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, और ये सारे वर्ड्स आते हैं जो मैंने आपको लिखा कि उससे बाहर एग्जाम में वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं। अगर वो वर्ड्स बीच में आते हैं तो पहला सब्जेक्ट होगा, उससे आपसे वर्ब आएगा। आवाज क्लियर नहीं आई क्या मेरी?
are Clear है sir. समझ में आया ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes sir. तो दिस वाज समथिंग ऑल अबाउट। और जैसे और एग्जांपल्स बताओ इसके लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और क्वेश्चन बताओ, आप बताओ कोई एग्जांपल फ्रेम करके। आप लोग भी इन्वॉल्व हो ना, अकेला मैं ही बताता रहता हूँ, ऐसा लग रहा है बस वन वे क्लास चल रही है। तो रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ फिर मैं, आप भी पूछो, आप बताओ जो डाउट्स वगैरह हैं आपके भी। बनाओ, लाइक से बनाओ, अनलाइक से बनाओ। जैसे वाइफ ज्यादातर अपने हस्बैंड से कहती है योर फ्रेंड अनलाइक यू helps in helps his wife in domestic work। इसका मतलब क्या होता है? योर फ्रेंड सिंगुलर है और यू के साथ क्या लगाते हैं? तो मैंने अपने आप हेल्प्स लगा दिए, जबकि आपको पता है यू क्या है? यू के साथ क्या होता है? यू हेल्प अदर्स या यू हेल्प्स अदर्स? help, You help. क्या आता है बताओ, पहले यहाँ बताओ क्या आता है? यू हेल्प या यू You help आएगा. हेल्प आता है? help. यू प्लूरल माना जाता है, भले ही सिंगुलर एक आदमी है, बट यहाँ पे क्या माना जाता है? हेल्प। प्लूरल माना जाता है, प्लूरल वर्ब है ना ये हेल्प। और ये हेल्प क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, SOES वाला। ये तो सिंगुलर वर्ब है, तो यू के साथ हेल्प नहीं आता है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? बट यहाँ पे मैंने यू के साथ क्या लिखा? मैंने यहाँ पे help. Help. तो आपने यहाँ पे घूम जाता है कोई भी इंसान कि यार हेल्प क्यों आएगा, हेल्प आना चाहिए यू के साथ तो। बट आपको पता है यहाँ जो वर्ब आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है? क्योंकि बीच में अनलाइक लगा हुआ है, इसे जो वर्ब आएगा वो पहले वाले के हिसाब से आ रहा है। तो योर फ्रेंड क्या है? कितने लोग हैं यहाँ पे? एक ही है ना? और सर एस लगता your friends unlike you, तो helps आ जाता है ना सर? नहीं, यू अनलाइक योर फ्रेंड, तो फिर हेल्प्स आता है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, यू अनलाइक योर फ्रेंड तो यहाँ तो हेल्प्स आएगा, यहाँ पे आएगा हेल्प। जबकि योर फ्रेंड तो सिंगुलर है, योर फ्रेंड हेल्प होगा, योर फ्रेंड हेल्प्स होगा। अगर अलग से देखो तो योर फ्रेंड के साथ क्या आएगा? योर फ्रेंड हेल्प्स मी अ लॉट, यही होगा ना? हेल्प हाँ आएगा। सर, help बट यहाँ आएगा, पर हेल्प लगाओगे या हेल्प्स लगाओगे? हेल्प लगाओगे। क्यों help लगा। लगाओगे? कि यू प्लूरल है और पहले किससे आएगा? हेल्प आएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपका दोस्त जो है, जैसे कि आप नहीं हो, हेल्प हिज वाइफ इन डोमेस्टिक वर्क, घर के काम में वो हेल्प करता है। अनलाइक यू, मतलब आप नहीं करते हो। और यहाँ पे हो गया यू अनलाइक योर फ्रेंड, मतलब आप जो है अपने दोस्त जैसे नहीं हो, बल्कि आप क्या करते हो? हेल्प करते हो। तो यू है पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ रहा। देख लो, योर फ्रेंड के हिसाब से हेल्प आया है, यहाँ पे यू के हिसाब से हेल्प आया है। ना कि हमें सेकंड सब्जेक्ट योर फ्रेंड के हिसाब से हेल्प आना चाहिए था और यू के हिसाब से हेल्प आना चाहिए था। समझा कि नहीं समझा आपको ये कंसेप्ट? Yes. ठीक है, चलो मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट पार्ट, रूल नंबर 5। राइट, रूल नंबर 5 ना, ये लिख लिया था आपने? नहीं सर, नहीं लिखा था? चलो लिख लो, बना लोगे ना? अभी समझ में आया आपको क्या है ये? Yes sir. बना लो। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर. समझा ना? अब लिख लो अगर आप लिखना है तो। सर वो helps ही होगा ना? your friend unlike you helps in domestic योर work. फ्रेंड अनलाइक यू helps, हेल्प्स हिज वाइफ। okay, हेल्प्स आएगा ना, क्योंकि योर फ्रेंड सिंगुलर है ना, सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा? हेल्प्स। यू के हिसाब से तो हेल्प आना चाहिए था, और इसका उल्टा हो जाएगा। अगर यू आगे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। यू अनलाइक योर फ्रेंड हेल्प।
चलो ये तो बहुत टिपिकल लग रहा है, मैं सिंपल और एग्जांपल लिख लूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो। मोहन बिसाइड था ना एक अपना वर्ड इसमें, मोहन बिसाइड हिज फ्रेंड इज या आर कमिंग। is मतलब मोहन बिसाइड हिज फ्रेंड, है ना? हाँ सॉरी, सर। बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड बिसाइड नहीं है, बिसाइड होगा ना। बिसाइड का बाजू में होता है, ये बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, दोनों में डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स मतलब क्या हुआ? एस एक्स्ट्रा है ना, इसके अलावा, तो बिसाइड्स होगा। एक्चुअली अगर बिसाइड लिखा तो सही कर लो, बिसाइड्स होगा वो। मोहन बिसाइड्स हिज फ्रेंड, दोनों में डिफरेंस है वर्ड में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? हु इज सिटिंग बिसाइड यू, आपके बाजू में कौन बैठा है, तो वो बिसाइड होता है। और बिसाइड्स मतलब क्या होता है? बिसाइड्स स्टडीज यू हैव टू प्ले ऑल्सो, आपको खेलना भी है। तो बिसाइड्स स्टडीज मतलब पढ़ाई के अलावा, तो के अलावा के लिए यूज करते हैं हम लोग बिसाइड, ऐसा लगता है उसमें, ठीक है? तो मोहन बिसाइड्स हिज फ्रेंड इज कमिंग या आर कमिंग? Is is coming. Is coming. Is coming. ज्यादा मारते हैं, उनको लगता है कि मोहन जो है अपने दोस्तों के अलावा वो भी साथ में आ रहा है, मोहन भी आ रहा है। तो मतलब दोस्त तो आ ही रहे हैं, साथ में मोहन भी आ रहा है, तो एक्चुअली आ रहे हैं दोनों, लेकिन इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि बिसाइड बीच में लग गया है। और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट वर्ब जो लगेगा हमारा सिंगुलर शब्द होगा, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाता है। क्योंकि हम लोग जोर किस पे दे रहे हैं, एम्फेसाइज किस पे दे रहे हैं? मोहन पे दे रहे हैं। मोहन बिसाइड हिज फ्रेंड, हमारा मेन स्ट्रेस किस पे है, मेन फोकस किस पे है, मेन मोहन। किस पे कर रहे हैं हम लोग? मोहन पे। तो द वर्ब कंप्लाई along with the मोहन, not with along with his friend। समझा आपको कंसेप्ट ये? Yes, sir. अभी लिख लो, आप लोग लिख लिया आपने? Done, sir. Yes. चला रहा? ओके, चलो रूल नंबर 5 है ना? क्या पढ़ा था हमने? यदि दो सब्जेक्ट में इधर और, if two subjects are joined by either or, neither nor, not only but also, but या but also, दोनों चलता है, but भी चलता है, but also भी चलता है। इस टाइप से चीजें लेके आएंगे एक्सेट्रा, then the verb is used as per the second subject of the sentence, इवन आपका इधर और नहीं हो, अकेला और हो, अकेला नॉर हो, तो भी आपका सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आए। समझा आपको? ये रूल आपको, ये लिख लो पहले आप। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हम लोग कंजंक्शन में पढ़ते हैं, याद है आपको? कंजंक्शन में पढ़ते हैं ना, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पढ़ते हैं? yes sir. पढ़ते हैं, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो इधर, सॉरी डबल लगा दिया मैंने, इधर और नीदर नॉर हम लोग जो पढ़ते हैं, इसमें आपको इधर के पहले इधर मोहन और माय फ्रेंड, तो आर कमिंग या इज कमिंग?
R is are R. पहले वाले के हिसाब से नहीं, इधर मोहन और माय फ्रेंड्स, तो और के बाद वाले के हिसाब से आएगा, क्या आएगा? माय फ्रेंड्स, क्या होगा? आर। R. इधर माय फ्रेंड्स और मोहन हैज डन दिस या हैव डन दिस? has हैज डन दिस, मोहन के हिसाब से आएगा, सेकंड वाले के हिसाब से आएगा, मतलब और के बाद वाला, नॉर के बाद वाला, या बट ऑल्सो के बाद वाला, उसके हिसाब से वर्ब, ना कि तो नहीं। पहले के हिसाब से पहले वाला रूल नहीं था। ये वाला रूल में ये है कि अगर इस टाइप से कंजंक्शन ऐसे लगे हुए हैं या और लगा हुआ है, तो जो वर्ब होगा हमारा वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। समझा रूल आपको? ये लिख लीजिए, क्या करूं मैं? yes sir मुझे बताओ, यू और मोहन is they are responsible for the loss. Is. क्या है बताओ? Is. क्या आएगा? Is. कंफर्म है? इज आएगा? किसी को डाउट है क्यों आएगा इज? मैं पहले बता चुका हूँ कि और हो, अकेला नॉर हो, ऐसा नहीं इधर और नीदर नॉर ही हो, और या नॉर भी लगा है तो भी उस केस में किसके हफ्ता आएगा? सेकंड सब्जेक्ट के मतलब से आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। Mohan. समझा आपको? Yes. यू के हिसाब से नहीं आएगा। अगर मैं लिखूं मोहन और यू को उधर ले जाओ, मोहन को इधर ले जाओ, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? R. मोहन और यू का आएगा, R आएगा. आएगा। यहाँ पे यू और मोहन, तो मोहन आएगा इज। लेकिन अगर मोहन को पहले ले लो, यू को बाद में ले लो, तो कहते हैं यू के बाजू में क्या आएगा? ठीक है, यू के साथ हिसाब से आएगा, तो जो बाकी यू के आवाज बंद कर, माइक ऑफ करो आप लोग। किसकी आवाज है ये? रमेश? चलो anyway, अभी क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? yes sir ये समझ में आया आपको? हाँ सर. और सर मोहन और फ्रेंड होगा तो आर आ जाएगा, मतलब मोहन और माय फ्रेंड, तो दोनों ही सिंगुलर है, तो फिर तो कोई भी लगा लो, लेकिन होगा माय फ्रेंड के हिसाब से, मतलब सेकंड वाले के हिसाब से आएगा। समझा कि नहीं समझा आपको? चलो Yes. इधर मोहन और माय फ्रेंड लिखो, एग्जांपल लिखो, इधर मोहन और हिज फ्रेंड्स, इधर मोहन और हिज फ्रेंड्स, लिखा आपने? इधर मोहन और हिज फ्रेंड्स, इधर मोहन और his friends have stolen my watch. Have. मेरा घड़ी चुरा है, क्या आएगा यहाँ पे? हैव सर, have क्यों? क्योंकि यहाँ पहले इधर मोहन, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, पहले के हिसाब से नहीं आएगा, किसके हिसाब से आएगा? और के बाद वाला,
और के बाद वाला क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से आएगा, तो हिज फ्रेंड्स क्या आएगा, है प्लूरल, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल पर। समझा आपको कंसेप्ट? Yes. क्लियर हुआ? ठीक है, रब करूं? Yes, sir. चलो यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था ऑलरेडी, है ना? अभी रूल नंबर कौन सा है? 6. रूल नंबर क्या है? 6. ओके, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। इफ सम ऑफ ऑल ऑफ, ये भी जैसे मैंने वो पढ़ा था ना, बिसाइड, along with, together with, headed by, governed by, ये भी आपके वर्ड्स आपको याद कर लोगे, इनके साथ ऐसा लगता है। यदि सम ऑफ लगा है, ऑल ऑफ लगा है, इनफ लगा है, मोस्ट लगा है, मोस्ट ऑफ लगा है, लॉट्स ऑफ लगा है, और लॉट ऑफ लगा है, प्लेंटी ऑफ लगा है, हाफ ऑफ लगा है, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, three-fourths of, two-thirds of, three-fourths of, the amount of, और कैसे लगा है, लार्ज अमाउंट ऑफ, a great deal of, yeah, a good deal of, if, some of, all of, enough, most of, lots of, a lot of, plenty of, लिख लो आप ये भी, half of, 1/3 of, 2/3 of, 3/4 of, है ना, the amount of, a large amount of, a great deal of, a good deal of, अगर ये लगा हुआ है तो इसमें दो कंडीशन बनती है। चलिए लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कौन से दो कंडीशन है। लिख लिया आपने? Yes, sir. हो गया. 1 minute, sir. ओके ओके, लिख लो आराम से लिख लो। दिस इज लाइक जस्ट लाइक फिजिकल लेक्चर, आप इसमें टेंशन मत लो। वैसे ही जो क्लास में होता है ना, मत सर मत मिटाओ अभी रुक जाओ, वैसे ही है, आप रोक सकते हो, बात कर सकते हो। अभी तक जितने कंसेप्ट समझाए समझ में आया आप लोगों को, या कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है पूरा टॉपिक? Yes, sir. Yes, मजा आ रहा sir. है कि नहीं आ Yes, रहा है? sir. नहीं, मजा भी आना चाहिए ना, सजा नहीं होना चाहिए पढ़ना, मजा आना चाहिए पढ़ने में। मजा आ रहा है ना, कुछ नई चीजें मिल रही है ना देखने के लिए। Yes, sir. हाँ. तो Yes, एग्जाम sir. में हम गलत कर जाते हैं अगर नहीं पढ़ा हो तो। चलो लिख लिया आपने? Yes, sir. हो गया. ओके, अगर ये लिखा हुआ है तो दो कंडीशन होता है, इनके साथ या तो काउंटेबल नाउन लगेगा या फिर क्या लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन लगेगा। अब काउंटेबल होगा तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए,
अब ये लगा हुआ है, मतलब इफ ये वर्ड लगे हुए हैं और पहला कंडीशन है आर फॉलोड बाय काउंटेबल नाउन, आर फॉलोड बाय काउंटेबल नाउन। लॉट्स ऑफ ये सब देख ही रहे हो आप, सारे तो प्लूरल जैसे दिख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ ऐसा लग रहा है ना, प्लूरल दिख रहे हैं पूरे। फॉलोड बाय हाँ। काउंटेबल नाउन, यदि काउंटेबल नाउन है देन इट इज considered to be plural and hence we use plural verb with it. अगर followed by countable noun then it is considered to be plural and hence we use plural verb with it. यदि इन सारे वर्ड के साथ यदि जो नाउन लगा हुआ है वो काउंटेबल है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल देखो आप, पहला एग्जांपल देखते हैं, प्लेंटी ऑफ चेयर। अब यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा? Have. परचेज। Have. प्लेंटी ऑफ चेयर। अब मुझे बताओ, प्लेंटी ऑफ हमने पढ़ा था भी, जो वर्ड दिए थे उसमें प्लेंटी ऑफ था कि नहीं था? था सर। हाँ, ओके। अब हमने चेयर्स लगाया, ये काउंटेबल है, चेयर्स गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल नाउन है? Countable. Countable. काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन अगर लगा है प्लेंटी ऑफ के साथ तो वर्ब कौन सा होता है? Have. प्लूरल। समझा कि नहीं समझा आपको? प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन परचेज, खरीदा गया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अ लॉट ऑफ, ये भी था कि नहीं था वर्ड यहाँ पे, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स इज आर destroyed in the fire। Are. क्योंकि a lot of था ना अपने वर्ड में, a lot of। अब बुक्स क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो? Countable. Countable, sir. काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो मुझे लगा ना बुक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे, a lot of books are destroyed in the fire या is destroyed in the fire? Are. Are. कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट लिख लो आप जल्दी से। No, sir. रब कर दूं? हाँ सर। सर एक मिनट। एक मिनट। लिख लो लिख लो। सर। हो गया, लिख लिया आपने? ओके, रेनू आपका माइक की आवाज आ रही है। चलो, ये तो हो गया किसके लिए, जब काउंटेबल नाउन हो। बट जो दूसरा कंडीशन है उसमें क्या, अगर जैसे पहला हमने क्या लिखा था? Are followed by countable noun. हाँ, तो यहाँ पे हो गया आर फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन, आर फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन, देन इट इज considered to
be singular and hence singular verb is used with it. समझे आपको? Are considered to be singular and hence singular verb is used with it. यदि uncountable है तो singular मानते हैं। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल को देख लो, पहले में क्या था? plenty of था ना, plenty of, यही था ना? Yes. Yes, sir. Yes. तब chairs था। अब मैं हाँ. कहीं शादी वादी हो रही है, मैं बोलूँ plenty of sugar, अब यहाँ पे is या are required, कहीं शादी वादी हो रही है वहाँ पे Is. is, क्यों? कि plenty of तो है, वर्ड तो वही है जो उसमें था, बट यहाँ Uncountable. ये सुगर क्या है? ये गिन सकते हो? अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है? Uncountable. Uncountable. अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल नाउन था, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन लगाया तो क्या होगा? सिंगुलर माना जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब है। प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? इसी टाइप से अगर बोलूं कि अ लॉट ऑफ वाटर इज ये आर वेस्टेड एवरी डे। Is. यहाँ पे हाँ, मैं दूसरा एग्जांपल वहां भी अलॉट ऑफ लिया था, यहाँ भी अलॉट ऑफ लिया, बट डिफरेंस क्या आ गया? वो वहां पे काउंटेबल नाउन था, ये वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा? क्या माना जाएगा? इसको सिंगुलर माना जाएगा। इसमें वर्ब कौन सा रहेगा? सिंगुलर। और लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड एवरी डे। समझा कि नहीं समझा आपको ये कंसेप्ट? समझा. Yes, sir. समझा. Words are same, so the words are same, but the only difference that makes is like whether the words used after this plenty of, a lot of, and all these things that we have written over there is a countable noun or uncountable noun. According to the countable and uncountable, we have to put the verb. If it is countable, then definitely it will be considered as plural, and so we use plural verb with it. But if it is somehow uncountable, then it is considered to be singular, and hence singular verb is used with it. समझ में आया कि नहीं? सर बैरल जो वर्ड है वो काउंटेबल है ना? कौन सा? बैरल बैरल? हाँ What is that? सर, बैरल बोलते हैं ना, वो ड्रम जैसा रहता है। सर वो वाइन रखते हैं ना बैरल लीटर। पेट्रोल टाइप जैसा होता है। टैंक को बोल रही वो। Tank. तो टैंक तो काउंटेबल हुआ ना? Tank तो उसके आगे प्लूरल लगेगा क्या? हाँ, प्लूरल लगेगा। जो भी काउंटेबल होगा, देखो यहाँ पे आपको ये देखना है कि वो जो चीज आप बोल रहे हो, जो भी चीज बोल रहे हो, वट एवर मे बी, उसे गिन सकते हैं क्या? मतलब उसके आगे 1 2 3 4 लगा सकते हैं क्या? अब वो सब टेंशन मत लो। यहाँ 1 2 3 4 लगा सकते हो, 1 sugar 2 sugar 3 sugar नहीं। लगा सकते हो। 1 water 2 water 3 water लगा सकते हो क्या? 1 नहीं। glass of लगा सकते हो। सुनना मेरी बात, 1 glass of water लगा सकते हो, 1 cup of sugar लगा सकते हो, लेकिन 1 के साथ डायरेक्टली सुगर, 2 के साथ डायरेक्टली वाटर लगा सकते हो क्या? लगा सकते हो क्या? नहीं। नहीं। जिसके डायरेक्टली 3 4 लगा सकते हो, नंबर्स लगा सकते हो, वो काउंटेबल है। जिनके डायरेक्टली 1 2 3 4 नहीं लगता, वो अनकाउंटेबल। चेयर के साथ लगा सकते हो, लगा सकते हो, 1 chair 2 chair काउंटेबल है। काउंटेबल। 1 barrel 2 barrel लगा सकते हो क्या? तो काउंट नहीं लगा सकते हो तो अनकाउंटेबल है। नहीं लगा सकते सर, काउंटेबल है। बैरल काउंट। ऑयल वाली बात कर रहे हो क्या? बैरल? हाँ ऑयल हाँ वाली? हाँ हाँ हाँ, तो 1 barrel वो तो काउंटेबल है ना, हाँ सर। क्योंकि वो बैरल गिन सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं ना। हाँ। उसके तो आगे आप ऑयल को नहीं गिन रहे हो, 1 oil 2 oil नहीं गिन रहे हो। ऑयल होगा तो क्या होगा? अ लॉट ऑफ ऑयल इज यूज्ड होगा, बट लॉट ऑफ बैरल ऑफ ऑयल अगर बोलोगे तो फिर और डिफरेंट हो जाएगा ना, फिर वो आर यूज्ड। समझा कि नहीं समझा आपको? ये वही वाली बात है, वाटर के साथ 1 लगाओ या ग्लास के साथ 1 लगा रहा हूं मैं। 1 glass ऑफ वाटर होता है, बट 1 वाटर नहीं होता है। इस तरह 1 oil 2 oil नहीं होता है, बट बैरल ऑफ ऑयल होता है। आप हाँ, कंटेनर समझा।
आप कंटेनर को गिन रहे हो, यू आर नॉट काउंटिंग दैट जो एलिमेंट जो उसके अंदर पड़ा हुआ उसको नहीं गिन रहे हो आप, बिकॉज एलिमेंट उसके अंदर जो बैरल के अंदर है वो ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो नहीं गिन रहे हो आप क्या गिन रहे हो? बैरल। बैरल को गिन रहे हो। इसी तरह सेम वे इफ आई से गोल्ड, 1 गोल्ड 2 गोल्ड खरीद सकते हो क्या? मुझे 2 गोल्ड चाहिए, जाओ दुकान में बोलो मुझे 2 गोल्ड चाहिए, देगा क्या वो? नहीं। क्या देगा वो आपको? 2 गोल्ड क्या चाहिए? 2 गोल्ड की चेन चाहिए, 2 गोल्ड की रिंग चाहिए, तो यू आर काउंटिंग रिंग एंड चेन, यू आर नॉट काउंटिंग गोल्ड, तो गोल्ड इज नॉट काउंटेबल। अ लॉट ऑफ गोल्ड इज रिक्वायर्ड, या लॉट ऑफ गोल्ड आर रिक्वायर्ड या इज रिक्वायर्ड? इज, क्योंकि गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, रिंग काउंटेबल है, 1 मतलब गोल्ड रिंग, 2 गोल्ड रिंग, 3 गोल्ड रिंग, आप वहां गिन सकते हो आप, जैसे वही है 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, तब बोलो सर पानी भी तो काउंटेबल है, गिन तो रहे 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, वो ग्लास में डाला है तो ना, अभी मैं टब में डालू तो 1 टब ऑफ वाटर हो जाएगा वो तो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, है ना, वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, सेम वे द ऑयल टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अब आप बैरल में नापते हैं, किस में नापते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका वो, क्या वो नापने और मेजरिंग यूनिट को आप नहीं गिन रहे हो, आप मेजरिंग यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे 1 लीटर ऑयल होता है, बट 1 ऑयल नहीं होता है, लीटर को तो नापते ही है ना, 1 लीटर ऑयल, 1 किलोमीटर, 1 to 2 किलोमीटर, समझा कि नहीं समझा आपको? हेलो सर। तो हेलो सर, हाँ बोलो बेटा बोलो। एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अभी यहाँ पे आपने फर्स्ट सेंटेंस में बोला कि कप ऑफ शुगर, तो उसके वर्ब क्या आएगा? 1 कप ऑफ शुगर तो वर्ब क्या आएगा सर? साहिल आपकी आवाज थोड़ी तेज करो, क्या बोल रहे हो? सर आप वो फर्स्ट सेंटेंस में बोले ना कि कप ऑफ शुगर में, तो वर्ब क्या आएगा सर उधर? कप ऑफ शुगर, वहां तो कप ऑफ शुगर, अब मैं बोल दूं कप ऑफ शुगर तो फिर इज रिक्वायर्ड, मैं बोल दूं कि मतलब 2 कप्स ऑफ शुगर, अब क्या होगा? 2 कप्स ऑफ शुगर क्या होगा? आर रिक्वायर्ड कि इज रिक्वायर्ड? आ रहेगा ना? तो कप्स को गिन रहे हो, वो कप्स की वजह से आर आ रहा है ना, शुगर की तो वजह से आ ही नहीं रहा वो, समझा कि नहीं समझा आपको? 100 सैक्स ऑफ शुगर आर रिक्वायर्ड होगा या सैक ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड होगा? 100 सैक्स बोल रहा हूँ, मतलब बोरे, 100 आर रिक्वायर्ड होगा। सैक्स ऑफ शुगर, अब यहाँ बताओ आप क्या आएगा? आर आएगा कि इज आएगा? और आर। क्यों आएगा आर? क्योंकि आप शुगर को नहीं गिन रहे हो बेटा, यहाँ पे आप सैक्स गिन रहे हो, बोरे बोरे गिन रहे हो आप, तो आर आएगा, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझे। है ना, तो व्हाट यू आर काउंटिंग, एज पर दैट काउंटिंग यू विल पुट द वर्ब। ये समझ में आया आपको कंसेप्ट पूरा? हाँ सर। अगर सर 1 सैक ऑफ शुगर रहेगा तो क्या आएगा? 1 सैक होगा तो 1 शुगर ही होता है, 1 सैक ऑफ शुगर इज, 1 कप ऑफ वाटर भी होगा तो इज ही आएगा, 1 बॉटल ऑफ वाटर इज आएगा, बट अगर 2 बॉटल ऑफ वाटर, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, 2 बॉटल भी नहीं होगा, फिर 2 बॉटल्स हो जाएगा, तो बॉटल्स को गिन रहे हो ना आप फिर, समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। मतलब आप कंटेनर को गिन रहे हो, ना कि वो जो एलिमेंट अंदर है उसको नहीं गिन रहे हो आप। यहाँ पे भी डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट वाटर, डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट शुगर, मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया। इफ यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, यू डायरेक्टली पुट द नंबर बिफोर दैट थिंग। If it accepts the number, then it is countable. If it doesn't accept the number directly, then it is uncountable. This is the simplest funda to identify countable and uncountable noun. If they directly take the number, then it is countable. If they don't directly take the number, if they take the number with a container or something else, then they are not considered to be countable. समझा आपको? समझा सबको कि नहीं समझा? yes, हाँ सर। यस सर। Okay. Now, rule number कौन सा है आपको? रूल नंबर कौन सा? 7 या 8 है? 7। Okay. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun indefinite pronoun is always
followed by is always followed by a singular verb. Indefinite pronoun is always followed by a singular verb. Indefinite pronoun is always followed by a singular verb. अब indefinite pronoun होता क्या है? नाम से लग रहा है indefinite, मतलब definite नहीं है, निश्चित नहीं है, ऐसा pronoun आपने कभी सुना है? someone सुना आपने? someone, Yes, sir. Yes. anyone, everyone, ठीक है? one, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या था? someone, no one, anyone, everyone, one. ये जो 5 वर्ड हैं, ये कहलाता है इंडेफिनिट, जो पता नहीं होता कौन है। और यहाँ वन के जगह पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो बडी, तो समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। अकेला बडी तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ठीक है, बडी। और क्या लगा सकते हो? थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। और क्या लगा सकते हो? समवन, समबडी, समथिंग, समटाइम, समवेयर, समहाउ। सुना कि नहीं सुना आपने वर्ड्स? ऐसा नहीं बोल रहा है सारे वर्ड रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम ये लगता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाउन की जगह पे आने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन की जगह पे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन। तो समवन जो है, मतलब कोई व्यक्ति की जगह पे ही आएगा ना समवन, या समथिंग कोई सामान की जगह पे ही आएगा ना समथिंग। अब मुझे बताओ कि खाना बनाए, आज बड़ा मस्त खाना बनाया, बट समथिंग इज मिसिंग। इसमें कितनी चीजें मिस हो रही हैं? एक चीज है या एक से ज्यादा चीजें हैं? समथिंग इज मिसिंग। कि सम मतलब होता है कुछ, तो समथिंग इज मिसिंग में कुछ चीजें मिस हो रही हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई एक चीज है जो मिस हो रहा है? एक कुछ कुछ चीजें मिस हो रही है, लेकिन इंडेफिनेट है सर। क्या बोल रहा हूँ? एक ही चीज मिस हो रही है, बट हमको पता नहीं क्या है, लेकिन वो जो भी चीज है समथिंग इज मिसिंग, मतलब कोई एक चीज है जो पता नहीं चल रहा क्या है, तो इनडेफिनेट है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो इसमें बाहर कितने लोग नॉक कर रहे हैं? एक आदमी है कि एक से ज्यादा है? एक सबका ऐसा तो नहीं, सम मतलब कुछ होता है नहीं तो पता। नहीं नहीं पता। उस पे सारे लोग थोड़े ना आएंगे, एक ही डोरबेल बजाएंगे वो। ऐसा है क्या? मतलब वसूली करने नहीं आ रहे, वसूली वाले भाई नहीं है ना? ठीक है, तो समवन इज नॉकिंग एट द डोर मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, अननोन वुमन, अनबिग वुमन, ठीक है। तो समवन मतलब क्या हुआ? कोई एक, जो हमको पता नहीं कौन है। इस तरह से बोलूं कि somebody was calling you, मैं खुद ही बोल रहा हूँ somebody was calling you, somebody were calling you नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कॉल कर रहे थे, कोई एक ही आदमी कॉल कर रहा था, नहीं पता कौन था वो। अगर मैं बोलूँ कि somebody was calling you 5 minutes back, ठीक है, अब नहाने गए थे या किसी से बात कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, आपका फोन बज रहा था, मैंने बोला someone was calling you 5 minutes back, चेक कर लो कौन था। तो someone was calling you या someone were calling you? मन में कितने लोग हैं? कोई एक लोग हैं या सब लोग कॉल कर रहे थे मिलकर? एक नहीं तो दूसरे वाले को तो वैसे ही बिजी आता है, आपको पता ही है, रूल ही ऐसा है, एक के साथ ही बात कर सकते हो आप, है ना? समवन वाज कॉलिंग यू। अच्छा मुझे ये बताओ, हैज एनीवन स्टडीड दिस चैप्टर अर्लियर? तो हैज एनीवन स्टडीड दिस चैप्टर अर्लियर या हैव एनीवन स्टडीड दिस चैप्टर अर्लियर बोलूं मैं? क्या बोलूं? हैव या हैज? इज एनीवन, चलो सिंपल बात बोलता हूँ, इज एनीवन कमिंग विथ मी या आर एनीवन कमिंग विथ मी? इज ठीक है, या हैज एनीवन सीन द मूवी राधे और हैव एनीवन सीन द मूवी राधे? क्या बोलूं मैं? हैव मैडम हैज, क्योंकि कोई एक, लेकिन पता नहीं कौन है। हैज एनीवन मतलब आप में से कोई भी एक, लेकिन मुझे पता नहीं कौन है, अनआइडेंटिफाइड है, इनडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, एवरीवन इज गोइंग देयर या एवरीवन आर गोइंग देयर? एवरीवन मतलब सब लोग हैं, सब लोग जा रहे हैं, एवरीवन आर गोइंग, इज गोइंग। एवरीवन में आर लगा देते ज्यादा।
एवरीवन मतलब सब लोग हैं। अभी समझा आपको थोड़ा बहुत? ये सारे वर्ड जो आप दिख रहा है, वन तो मतलब ये होता है एक होता है। वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग या वन हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या आएगा? वन Has to understand. Has to understand. समझा आपको? ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं, चाहे समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, एवरीवन हो। अच्छा, नो वन इज कॉलिंग यू या नो वन इज गोइंग देयर, तो नो वन इज गोइंग देयर या नो वन आर गोइंग देयर? is no one is going there. इसी तरह से somebody, something, sometime, somehow। अगर मैं बोलता हूँ कि I somehow managed to escape from there, मैं जैसे तैसे वहां से बच के बाहर निकला। I somehow managed to escape from there, जैसे तैसे बाहर निकला बच के वहां से। तो कौन से तरीके से निकला? कोई एक तरीके से निकला जो हमको पता नहीं, याद नहीं आ रहा कौन से तरीके से, या बहुत सारे तरीके से निकाला मैं अपने आप को बाहर वहां से? इससे निकलेंगे ना। तो कोई एक ही तरीके से। एक ही तरीके से जो अनआइडेंटिफाइड है, इनडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज टर्म्ड एज व्हाट? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये पांचों को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एंड दिस इज नॉट द फाइव। इनफैक्ट आपको वन के सब्स्टिट्यूट में बॉडी, थिंग, टाइम ये सब लगा सकते हो आप दूसरी चीजें भी। नॉर्मली हम लोग वन, बॉडी, थिंग ये तीन ज्यादा लगता है। एक वन लगता है समवन वाले, समबडी वाले और समथिंग वाले। समटाइम वाला जब मैं बोलूँ ड्रॉप इन समटाइम, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ड्रॉप इन समटाइम, इसका मतलब क्या हुआ? कभी घर पे आइएगा, ये मुहावरा है। ड्रॉप इन समटाइम, कभी घर पे आइएगा। तो कितने बार आने को बुला रहा हूँ मैं आपको? एक बार या हर बार आने बोल रहा हूँ डेली आ जाना मेरे घर? एक बार। एक बार कभी किया था ना। वो कितनी बार है? वो इनडेफिनिट। Indefinite. आप तो ये नहीं वहाँ- बता रहे सर कि कब आना है ना सर, इसलिए क्या? indefinite हो जाएगा। हाँ, ये इनडेफिनिट है ना। नहीं सर, तो- मैं कह रहा हूँ ड्रॉप इन समटाइम मतलब आप बता नहीं रहे कि कब आना है, कल आना है, परसों आना है, तो indefinite हो जाएगा। ड्रॉप इन समटाइम कभी आइएगा, कभी घर पे आइएगा, ऐसा नहीं बोल देते हैं मार्केट में मिलते हैं कि प्लीज डू ड्रॉप इन समटाइम, आइएगा कभी घर पे। तो ये मुहावरा ऐसे यूज किया था, प्लीज ड्रॉप इन समटाइम। ये नहीं कि ड्रॉप इन समटाइम मतलब सर मुझे कभी ड्रॉप कर दीजिएगा जाकर के, मतलब कहीं उतार दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, वो सेंस नहीं है इसका। ड्रॉप इन समटाइम मतलब होता है घर पे आइएगा कभी। अब यहाँ घर वर लिखा नहीं है, वो अलग बात है, मैंने पहले ही बोला आपको, इडियोमेटिक सेंस में बात की गई है। ड्रॉप इन समटाइम ऐसा बोला जाता है जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और फिर हम लोग जाना है एक दूसरे को, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? प्लीज डू ड्रॉप इन समटाइम, कभी आइए घर पे। तो घर पे यहाँ पे हाउस हाउस नहीं दिख रहा, लेकिन मतलब वही होता है। ड्रॉप इन समटाइम मतलब कभी घर पर आइए, घर के लिए यूज किया जाता है। स्कूल में आइएगा, क्लास में आइएगा नहीं यूज होता, पहले बता देता हूँ आपको, है ना। वो फिर आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप स्कूल की बात करो, क्लास की बात करो, तो बोलते हैं ड्रॉप इन समटाइम, तो कभी स्कूल में आइएगा, कभी क्लास में आइएगा। तो वो आप जिस पे बात कर रहे हो उस सेंस से बात करते हैं। नॉर्मली हम लोग बातचीत करते हैं तो नॉर्मली हम लोग किसको कहाँ बुलाते हैं? घर पे बुलाते हैं। तो प्लीज डू ड्रॉप इन समटाइम मतलब कभी घर पे आइएगा, वो सेंस में यूज किया जाता है इसको। लेकिन अगर मुझे कोई मिल गया बाहर और मैं कोचिंग में मिलना चाहता हूँ, उसको बैंक की क्लासेस करनी है, तो मैं क्या बोलूँगा? प्लीज डू ड्रॉप इन समटाइम, मतलब मेरा सेंस क्या होगा? लेकिन कभी क्लास में आइएगा, बात करेंगे बैठ के, कैसा रहेगा क्या रहेगा। समझा आपको ये चीज? ओके, लिव दैट अपार्ट, ऐसे बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ समझ में आया आपको? समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, वन, ये सारे इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं है किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो एक ही आदमी है, ये एक ही चीज है। समबडी और समवन मतलब कोई एक ही आदमी है, या समथिंग मतलब कोई एक ही चीज है, या कभी एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, या कोई एक ही जगह की बात कर रहे हैं, या कैसे एक ही तरीके की बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर। समझा ना? अब मुझे बताओ, ये खैर बहुत सिंपल था, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन दिक्कत होती है कुछ जगहों पे जहाँ पे हम लोग घूम जाते हैं। जैसे एवरीवन वाले सेंस में बहुत लोग घूम जाते हैं, और समवन वाले सेंस में। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नोबडी इज, ये आर परफेक्ट, क्या आएगा? Is. Is. परफेक्ट इज, ये तो आपको पता ही होगा। नथिंग इम्पॉसिबल, Everything is perfect. रटा हुआ है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये भी बहुत फेमस है, ये भी सबको पता होगा। जिसको डाउट है कि एवरीथिंग में सर तो बहुत कुछ होता है, तो फिर प्लूरल होना चाहिए ना। अब यहाँ मुझे आप बता दो क्या आएगा? एवरीथिंग इज, इज या आर, अरे पहले सुन तो लो, आए क्या है? क्या बोलते हैं हम लोग? Fine.
Everything is possible. नहीं मैडम, बहुत फेमस वाला डायलॉग। Everything is possible in एवरीथिंग इज पॉसिबल नहीं, Fair in Everything is love fair and in love and war. कह सकते हैं, आवाज लड़कों की तेज हो गई इसमें। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, राधे बन जाते हैं ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो एवरीथिंग इज फेयर या आर फेयर, जबकि यहाँ तो एवरीथिंग में तो हर चीज है, तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो फिर आर आना चाहिए ना। लेकिन आपको पता है कि हर चीज जो है प्यार जंग में सब कुछ जायज है नहीं है, इज। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये तो रटा हुआ है ना, पता है ना, एवरीथिंग इज लगता है, यही समझ में आ सारे। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन क्या क्या जायज है, कोई मतलब काउंटेबल नहीं है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा। इनडेफिनेटिव अनकाउंटेबल। समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर। समझा ना? ये लिख लो। एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ। एवरीवन सिटिंग हियर, अब मुझे बताओ, वांट या वांट टू गेट सेलेक्टेड। जो भी आप लोग बैठे हो यहाँ Wants. आते हो, एवरीवन want. वांट या वांट्स टू गेट सेलेक्टेड, सेलेक्ट होना चाहता है अपने। क्या आएगा बताओ? Wants. हम्म, Wants. Wants. एवरीवन सिटिंग हियर वांट्स क्यों आएगा? कि एस और एस क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है, और जिसमें एस और एस लगता है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बताया था ना आपको, एस और एस वाले, ये सिंगुलर होता है। तो एवरीवन सिटिंग हियर वांट्स टू गेट सिलेक्टेड, वांट नहीं आएगा। जबकि एवरीवन सिटिंग हियर, यहाँ तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, है कि नहीं? एवरीवन सिटिंग हियर, यहाँ तो मतलब करीब 35-40 बच्चे हैं, तो 35-40 बच्चे वांट्स होगा या वांट होना चाहिए कायदे से? वांट होना चाहिए, प्लूरल है, बट एवरीवन सिटिंग हियर। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब हम लोग सिंगुलर क्यों मान रहे हैं? हमको बस रूल पढ़ा दिएगा इसलिए? नहीं। नोबडी मतलब क्या होता है? नो वन मतलब क्या होता है? कोई एक भी नहीं। एवरीवन मतलब क्या होता है? हर एक, तो हम खुद ही एक बोल रहे हैं हर किसी में। वन मतलब क्या होता है? एक। नो वन मतलब क्या होता है? कोई एक भी नहीं। एनीवन मतलब क्या होता है? कोई भी एक। एवरीवन मतलब क्या होता है? हर एक। तो आप देख रहे हो, हर जगह एक की बात की जा रही है। नथिंग मतलब क्या होता है? कोई एक भी चीज नहीं। एवरीथिंग मतलब क्या होता है? हर एक चीज। तो हर जगह हम लोग एक का सेंस है। नोबडी मतलब क्या होता है? कोई एक भी नहीं। तो सेंस हमेशा एक का आता है। एवरीवन मतलब क्या होता है? हर एक। तो जो सेंस एक का लेते हैं, इसलिए हम लोग वर्ब क्या से लगाते हैं? सिंगुलर। तो ये रूल रहना, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ये रूल है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ये रूल समझ में आया कि नहीं आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया ये रूल? समझा Yes. yes sir. समझा सर। समझा ना? ओके, मूविंग फर्दर। ये रब कर दूं? लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। अभी कौन सा रूल है? नेक्स्ट रूल कौन सा है? रूल नंबर 8। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोनाउन अभी नहीं पढ़ा हमने, आज शाम को है ना क्लास प्रोनाउन का।
असम प्लस प्रोनाउन का ही हाँ है ना? सर, हाँ सर, प्रोनाउन का। हाँ सर। तो एक होता है जैसे हमने पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसे एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमने क्या लगाया था? हमने सिंगुलर वर्ब लगाया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ प्लूरल नाउन होता है बट वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है, ये रूल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। बाकी मैं आप समझाता हूँ क्या क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे बोलो ईच। ईच मतलब क्या होता है? यहाँ मतलब ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक, हर एक एक को ईच, ठीक है, ईच। तो ईच के हम लिख दिया ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। अच्छा, इसे आइदर नाइदर नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना आप। कई लोग आइदर नाइदर बोलते हैं, तो आइदर नाइदर नहीं होता है, इसे बोलते हैं ईदर या नीदर। तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, देन एवरी वन ऑफ, then अकेला one of, is used as a subject when it is always followed by, क्या आता है? प्लूरल नाउन। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन कोई भी लगा सकते हो, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, बट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद इट। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इट। सर वो साइड का नहीं दिख रहा है, ऑलवेज के बाजू का। अभी दिख रहा है? यस सर। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद इट। या फिर वो थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ईच, ईदर, नीदर, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, एवरीवन, नन, नन भी होता है, नन ऑफ, नन ऑफ, ये भी होता है, नन ऑफ, ये भी लिख लो आप, नन ऑफ, छूट गया इसमें, नन ऑफ भी होता है, वन ऑफ भी होता है, ठीक है। ईच, ईदर, नीदर, नन, ये सब जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक में बांट लो। डिस्ट्रीब्यूट between each of us, मतलब it was distributed between each of us, neither of us, either of us, none of us, every one of us, one of us। समझ में आया कि नहीं आया? यूज एज सब्जेक्ट, देन अगर इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, अगर इन लोगों को, मतलब स्टार्टिंग सेंटेंस ही आपका ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ हो रहा है, यूज एज सब्जेक्ट, देन इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। तो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन जो भी लगा प्लूरल होगा, या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, बट वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है। पीपी मतलब प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन होगा, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल लूं मैं, तो नन तो दिख रहा है ना, नन ऑफ द गर्ल्स was या were ready to reconcile।
मतलब दोनों लड़कियों में कोई भी लड़की समझौता करने को तैयार नहीं थी, तो नन ऑफ द गर्ल्स, मतलब कोई भी लड़की जो है, लड़कियां जो है, कोई भी लड़कियां जो है समझौता करने को तैयार नहीं थी, रेडी टू रिकॉन्साइल। तो नन ऑफ द, यहाँ पे देखो क्या है, अगर सब्जेक्ट आपका नन ऑफ है, मतलब नन ऑफ से शुरू हुआ है सब, ये आपका सब्जेक्ट बन गया है, तो यहाँ जो आपका नाउन या प्रोनाउन जो आएगा, ये क्या आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन। ये कॉमन नाउन है ना, गर्ल्स। ये सीता गीता रीता जो है प्रॉपर नाउन होता है, ये गर्ल क्या है, प्रॉपर नाउन, प्लूरल नाउन है ये भी, कॉमन नाउन। और यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब कौन सा आएगा, गर्ल्स, नन ऑफ द गर्ल्स, वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, नन ऑफ से शुरू होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो प्लूरल नाउन में प्लूरल प्रोनाउन आएगा, बट वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। नन ऑफ द गर्ल्स वाज रेडी टू रिकॉन्साइल या वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। समझ में आया आपको? यस। लिख लिया आपने, रब करूं मैं? यस सर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। Either of the two boys, either of the two boys, अच्छा अगर यहाँ टू बॉयज नहीं भी लिखा रहा है ना, तो भी इधर ऑफ लिखा मतलब दो होंगे ही, क्योंकि इधर का मतलब भी दो के लिए होता है, नीदर का मतलब भी दो लोगों के लिए होता है, नन मतलब दो से ज्यादा होते हैं, और ईच मतलब भी दो से ज्यादा होते हैं। तो इधर ऑफ द टू बॉयज, अब यहाँ क्या आएगा, हैज या हैव, या हैव, कोई भी आगे सेंटेंस बना लो, इधर ऑफ द टू बॉयज हैज या हैव Have. committed the crime, committed the crime। Either of the two boys has committed the crime या have committed the crime, मतलब दोनों लोगों में से Has. किसी एक ने तो has। यहाँ none of the girls was ready to compromise, was क्यों आया कि none of the girls में से कोई एक भी लड़की तैयार नहीं थी कॉम्प्रोमाइज करने, तो कोई एक भी लड़की, एक लड़की के साथ क्या आएगा, was आएगा कि वर आएगा, was। was आएगा। अभी समझा ये रूल आपको? यस सर। Yes. चलो ये लिख लिया अपना, रब कर दूं? Yes. कितने लोगों का जॉब जाने का टाइम हो गया, और कितने लोग जॉब अभी थोड़ा रुक सकते हैं 10-15 मिनट और? एवरीवन का और एक एग्जांपल लीजिए ना। एवरीवन का और एक एग्जांपल लीजिए ना। एवरीवन का, Yes, आप everyone of us wants to clear the exam। अब आप बताओ, everyone of us want या want to clear the exam, everyone of us wants to clear the exam। Wants. Second. सेकेंड। क्योंकि ये आपका क्या हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, नाउन नहीं है, अभी प्रोनाउन है us। और एवरीवन क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट आपका एवरीवन है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, बट वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल माना जाता है, प्लूरल के साथ लगता है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो एस फॉर्म है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो वांट्स टू क्लियर द एग्जाम होगा। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है ना सब आपको? हाँ ओके, लिखना है, लिख लो आप ये। अगला कौन सा, रूल नंबर 9? हाँ। Yes.
चलो रूल नंबर 9 देखते हैं हम लोग। अच्छा, रूल नंबर 9 बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज्यादा लोग घूम जाते हैं। जैसे देखो, इफ टू सब्जेक्ट आर joined by if two subjects are joined by not but ऐसा लगा हो और केवल not लगा हो तो भी, मतलब not but ये हो या केवल not लगा हो तो भी, then the verb will be according to the subject which is not preceded by not। अच्छा, ये नॉट नॉर्मल वाला है, ये नॉट वो नॉट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नॉट की या ये नॉट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने इन्वर्टर कॉमा डाला अलग से ताकि समझ में आया आपको। और इसको ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पहले एग्जांपल लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। नॉट शीला बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नॉट शीला बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये कहानी में ये कहा जा रहा है, ये रूल ये कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, यानी दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? एक शीला और एक दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? आई। तो इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट बट, मतलब नॉट भी लगा है बट भी लगा है या केवल नॉट लगा है तो भी चल जाएगा। देन द वर्ब, देंगे जो वर्ब होगा आगे, ये जो वर्ब लगा है, वर्ब कौन सा है यहाँ पे? एम। जो वर्ब होगा will be according to the subject which is not preceded by not। मतलब which is not preceded by not मतलब क्या होता है? not के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, बल्कि जो दूसरा वाला होगा उसके हिसाब से आएगा। मतलब not के साथ जो नाम जुड़ा रहेगा, not के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, तो शीला के हिसाब से वर्ब कभी नहीं आएगा, शीला के पहले not लगा हुआ है। मतलब not is preceded by क्या? which is not preceded by not, मतलब विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय नॉट, मतलब इसके पहले नॉट नहीं लगा, तो आई के पहले नॉट नहीं लगा है, मतलब क्या हुआ? मतलब जो नॉट के बाद जो फॉलोड होगा ना, उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगा कभी। उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा जिसके पहले नॉट नहीं लगा हुआ है। नॉट प्रीसीडेड बाय नॉट मतलब क्या हो? जिसके पहले नॉट नहीं लगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा, तो आई के हिसाब से आएगा एम यहाँ। मतलब नॉट शीला बट आई इज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर दिस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लेकिन अगर मैं यही कर दूं, उल्टा कर दूं मैं, नॉट आई बट शीला, तो क्या होगा यहाँ पे? इज या एम? is क्या आएगा? नॉट आई, मैं नहीं, बल्कि शीला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इज आएगा, एम नहीं आएगा वहां पे। अभी समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे नॉट मतलब जिसके पहले रहेगा उसके हिसाब से नहीं आएगा, बल्कि जिसके पहले नॉट नहीं लगा होगा उस वाले के हिसाब से वर्ब आएगा। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? हेलो Yes. सर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने रूल नंबर 4 में भी जो वर्ड्स दिए थे उसमें भी नॉट है, तो इन सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट। वो इधर और नहीं, इधर और नीदर नॉट था, उसमें नॉट नहीं था। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नीदर नॉर, वो इधर और वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि और के बाद वाला सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से वर्ब आएगा ही नहीं, यहाँ वर्ब उसके हिसाब से आएगा जिसके पहले नॉट नहीं लगा हुआ है। तो ये वाले सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और यहाँ पे नॉट और बट लगा हुआ है, तो जो मतलब ये नॉट बट लगा हो या सिर्फ नॉट लगा हो, तो जिसके साथ नॉट लगा हो, बट से मतलब ही नहीं, जिसके साथ नॉट लगा हो, यहाँ भी नॉट लगा हो या यहाँ नॉट लगा हो, इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, बल्कि दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होगा जिसके पहले नॉट नहीं लगा होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, शीला के पहले नॉट नहीं लगा है, इसके हिसाब से वर्ब आएगा।
यहाँ देखो आई के पहले नॉट नहीं लगा है, इसके हिसाब से वर्ब आएगा। हाँ सर, ये तो समझा, पर अभी जैसे एज वेल एज वो वाले वर्ड्स लिखे हैं ना, तो एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि कौन सा रूल अप्लाई करना है? ये वाला रूल अप्लाई करना है, रूल नंबर 4 वाला। तो अलग ही चीज ना, एज वेल एज में कहा, ये एज वेल एज लगा ही नहीं है ना बीच में, या तो बट नहीं, लगा। एज वेल एज में नहीं सर, पर उसमें भी नॉट का वर्ड आपने लिख के दिया है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। अभी इधर भी नॉट एज वो वर्ड्स लिख के दिए ना, उसपे भी आपने नॉट वर्ड ए लिख के दिया है, और इधर भी सर नॉट रूल वर्ड। नंबर 4 में का बोल रहा है वो एज हाँ वेल एज सर, अलोंग विथ में था ना, जो लास्ट में नोट दिया था उसके ऊपर हाँ एग्जांपल नहीं लिए थे आप, हाँ। इसके लिए बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके ओके तो ओके ओके। एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि ये रूल अप्लाई करना है, वो वाला रूल अप्लाई करना पर वो नॉट 2 सब्जेक्ट के बीच में आएगा ना सर? वो 2 सब्जेक्ट के बीच में नॉट आ रहा है, यहाँ पे आपका जो है नॉट जो है 2 सब्जेक्ट के बीच में नहीं आ रहा है, ये 2 सब्जेक्ट के बीच में नॉट नहीं आ रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शीला के पहले नॉट लगा हुआ है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में आपको? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। है। सर आपने ऊपर तो लिख के दिया है ना, इफ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट बट और नॉट, तो नॉट तो जॉइन होता है ना। नॉट बट से ज्वाइंट है, बट 2 सब्जेक्ट के बीचों बीच लग रहा है नॉट, ऐसा नहीं बोला मैंने। चलो मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा अभी। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। नॉट वाला एक और एग्जांपल लेते हैं। सर ये लिखना है, रुको, हाँ लिखना है सर। देखो तो यहाँ ले लो, जगह कम है ना, दिखेगा नहीं मेरे को। और रूल रूल मिटा दूं क्या? ये रूल समझ में आ गया? लिख लिया ना आपने? नहीं सर, लिखा नहीं अभी? जाने दो सर, बाद में रिकॉर्डिंग में लिख। लिख लो, पहले लिख लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। रूल नंबर 9, वो मैं आपको कंसेप्ट तो समझा ही दूंगा। मैं समझ गया क्या पूछ रहे हो आप, मैं समझा देता हूँ आपको। इफ 2 सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय नॉट but or not, then the verb will be will according to the subject which is not preceded by not. तो दोनों में से कोई भी रूल लगाओगे तो भी सेम चीज आएगा, वही चीज आएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिख लिया आपने? हाँ सर, हो गया, डन सर। ठीक है ना? चलो रूल मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और लिख लेता हूँ यहाँ का, उसके बाद फिर मैं आपको वो समझाता हूँ जो कंसेप्ट वहां समझाया मैंने। कि वो तभी समझ में आएगा जब अकेला नॉट लगा। अभी क्या नॉट बट दोनों लगा हुआ है ना, अब मैं बट वाला नहीं ले रहा हूँ। यहाँ तो नॉट बट दोनों लगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसका नॉट वाले में क्या होगा। वहां पे सिर्फ नॉट था ना, बट नहीं था। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ और बोलता हूँ शीला एंड नॉट हर सिस्टर्स was या were the culprit. बोलो। was Sheila and not her sisters was the culprit या were the culprit? was आएगा sir। was क्यों आएगा was? क्योंकि सिस्टर्स के पहले क्या लगा है? नॉट। और मैंने क्या कहा है कि वर्ब किस हिसाब से आएगा? जिसके पहले नॉट नहीं लगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। शीला के अकॉर्डिंग वो भी यूज करेंगे। के अकॉर्डिंग आएगा वर्ब। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, माई सिस्टर एंड नॉट my sisters and not Sheila, अब बोलो was या were the culprit? वर आएगा सर। वर बताओ क्या आएगा यहाँ पे? My sisters and not Sheila were the culprit या was the culprit? वर
क्योंकि नॉट शीला, शीला के पहले नॉट लगा है, तो कौन सा जो सब्जेक्ट है उसमें नॉट लगा है? My sister. वर्ब। समझा आपको? ये बात समझ में आएगी नहीं है? मैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ आपको, वो रूल भी समझा रहा हूँ। जो वहाँ पे नॉट लिया था ना, एज वेल एज अलॉन्ग विद टुगेदर विद, याद आया मेरे को कहाँ बोल रहे हो आप? मैं वो भी समझा रहा हूँ। पहले ये समझ में आया है क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, हाँ। जिसके पहले नॉट लगा है उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, जिसके साथ नॉट नहीं लगा उसके हिसाब से वर्ब आता है। ये समझ में आया आपको? हाँ सर। ये रब कर दूं नीचे का? हाँ सर। ओके। अब आप बोल रहे थे वहां पे, उधर का एग्जांपल लेते हैं। नॉट, अगर नॉट बीच में आता है दो सब्जेक्ट बीच में, तो लिख देता हूँ माय फ्रेंड नॉट मोहन इज या आर रिस्पॉन्सिबल। आर। अब आप बताओ। और यहाँ दूसरा में सर कर देता आपकी हूँ, वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है आ सर। रही सर। मोहन नॉट माय फ्रेंड, अभी आ रही है? हाँ सर। या आर इज। Is. अभी दोनों केस में देखो, यहाँ पे नॉट पहले आता है उसके आपको वर्ब नहीं बोला था ना मैंने आपको रूल में? हाँ। पहले नॉट आया मतलब मोहन के हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ फ्रेंड्स के हिसाब से नॉट आया हुआ है, इसके साथ नॉट नहीं आया, मोहन के साथ नॉट नहीं आया, तो क्या आएगा? तो दोनों रूल Is. यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप, रूल वही रहेगा। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। समझा ना? वहां जो मैंने रिपीटेशन है थोड़ा सा चीजों का, कल एक वर्ड रिपीट हुआ है नॉट वाला, लेकिन आपको वहां पे देख लो वही चीज होने वाला है। माय फ्रेंड्स नॉट मोहन, आपको पता है यहाँ पे अगर ऐसा लगा नॉट लगा है तो किसके हिसाब से होता है? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो पहला सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स है, बट ये भी तो देखो माय फ्रेंड्स है बट इसके पहले नॉट नहीं लगा है, इसलिए इसके हिसाब से ही आएगा वर्ब। वो रूल भी फॉलो हो रहा है। यहाँ देखो मोहन नॉट माय फ्रेंड, अब यहाँ माय फ्रेंड के साथ नॉट लग गया, तब आपको पता फ्रेंड के हिसाब से नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? जिसका नॉट नहीं लगा, नॉट के साथ नहीं लगा है, मोहन के साथ, तो मोहन के हिसाब से आएगा, तो इज आएगा। तो दोनों जगह फिर भी सही जाएगा, वही रूल हो रहा है। अभी समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। समझा ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके। क्या हुआ, गायब हो गई लोग? जॉब पे जाना है? 10th ले लेते ना रूल, फिर वो 5-5 क्या बोल रहे हो? और एक रूल ले लेते फिर बंद कर देते। सर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं ना सर, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं। थैंक्स ऑल, होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। समझ में आया सबको? चैप्टर Yes sir. हाँ सर। यस सर। बहुत आराम से जा रहा हूँ, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आराम समझा रहा हूँ कि ये रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। जितने ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह रखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, आपके पास कोई एग्जांपल है तो आप लेके आओ, मुझसे पूछो, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। कहीं से भी, कहीं का भी क्वेश्चन हो आप लेके आओ, मैं आपको बता दूंगा कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब्जेक्ट बाय बैकमेंट, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ओके देन, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, वन मोर थिंग, हाउ इज द साइंस क्लास गोइंग ऑन? साइंस क्लास कैसा लग रहा है आपको चंदन सर का? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत अच्छा है सर। समझ में आया आपको साइंस ना? सब लोग साइंस एंड हाँ पॉलिटिकल अच्छा लगा? मजा आया क्लास में? हाँ सर। हाँ सर। हिलेरियस है, मजा किया है, थोड़े मजा आता है ना? चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।